सेलेक्टेड लड़के या पिछले 4-5 साल से जो लोग लगे हुए हैं वो सब कहीं ना कहीं परेशान है। लास्टली अगर हम सफलता का रेशियो देखें तो कितना है आप 0.1%। इस ट्रेंड में तो एक चीज तय है, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता है। मैं हमेशा कहता हूं इसका फुल फॉर्म होना चाहिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जगह अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन। सर, इस बार के पेपर को आप कैसे देखते हैं कि उसको क्या सरप्राइज किया है बच्चों को? आपका क्या विचार? तुमने खुद ही कहा ना कि पेपर सरप्राइज था। यूपीएससी हर बार सरप्राइज करती है। पिछले साल देखोगे तो पिछले साल जो अपीयर होंगे उनको टफ लगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि हर साल सरप्राइज करती थी। इस बार उसने सुपर अल्ट्रा सरप्राइज कर दिया। अजीब तो था। पेपर में एक तरीके से लग रहा नहीं कर पाएंगे सर, उसमें काफी असमंजस की स्थिति है और लग रहा है बहुत टफ आया। यूपीएससी क्या करता है सर, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए सर, इसके बारे में? बट ऑब्वियस है। और इस बार का पेपर, आप तो चूंकि नए विद्यार्थी हैं, आपने कहा कि अभी पहला अटेम्प्ट था, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए मैं इस एपिसोड से इतर आपके प्रश्नों को जवाब देता हूं। और ये आपका प्रश्न नहीं है। आपको आश्चर्य होगा, इस बार पीटी 2023 देने के बाद हिंदी मीडियम क्या इंग्लिश मीडियम भी, और एक साल नहीं बल्कि सेलेक्टेड लड़के या पिछले 4-5 साल से जो लोग लगे हुए हैं वो सब कहीं ना कहीं परेशान है। और सच्चाई यही है कि जो ट्रेंड एक यूपीएससी की जो आम समझ थी, उस आम समझ से हटकर सवाल बनाए गए। अब दो बातें मैं कॉम्प्रिहेंसिव इस पे चर्चा करता हूं, क्योंकि मेरे पास पर्सनली भी और निर्माण आईएएस पर भी बहुत सारे बच्चों ने प्रश्न किया है ट्रेंड एनालिसिस को लेकर कि सर अब हम करें क्या। अब देखो, सबसे पहले तो बात यह है, हम इसको दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहले एक बात यह दिमाग में रखो कि यूपीएससी जब हमने ड्रीम अपना एम बनाया है, ये वन ऑफ द प्रेस्टिजियस और बड़ा एक यूनिक टाइप का एग्जामिनेशन लेके चलता है यूपीएससी सिविल सर्विसेज के सिलेक्शन को लेकर। अब देखो, आप एक बात देखो कि इसमें लगभग 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। एक एवरेज बता रहा हूं, प्लस होता है कहीं माइनस होता है। और 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और लगभग मैक्सिमम अबाउट 1000 सीट होती है। अगर आप तैयारी की रेंज को लेके चलें, मैं बहुत बेसिक से उठा रहा हूं आपकी सारी सोल्यूशन देने के लिए। अब ये परसेंटेज देखो, 10 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, इसका मतलब वो अपीयर हो रहे हैं। और यूपीएससी का बहुत सीरियस कैंडिडेट, 10 लाख तो नहीं कहूं, लेकिन ये तो मान के चलिए कि यूपीएससी में वो आना चाहते हैं। 1000 सीट मतलब लास्टली अगर हम सफलता का रेशियो देखें तो कितना है आप 0.1%। 0.1%। आप देखिए कि क्या हो रहा है, कितने लोग। मैं ये फिगर इसलिए दिखा रहा हूं कि डर हटाइए। आप किस मैदान में आ रहे हैं, आप किस प्रिपरेशन के लिए आ रहे हैं। ये ऐसा भी नहीं है कि 10 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं और 9 लाख सेलेक्ट हो जा रहे हैं, 1 लाख लोग ही बाहर जा रहे हैं। अरे आपने चुना है, आपने खुद एक ऐसा एम धारण किया है जहां सफलता की दर इस पॉसिबिलिटी से आप देखिए। और ये तो आंकड़ा है, मैं ना मोटिवेट कर रहा हूं ना झूठ बोल रहा हूं, ये तथ्य है और हर तरीके से सामने है। तो 0.1% अगर सक्सेस रेट है तो मान के चलिए कि ये एक ऐसा एग्जाम है जहां डार्विन लॉ बड़ा क्लियर कहता है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। आपको स्मार्ट बनना होगा, फिट बनना होगा। अब इस ट्रेंड में तो एक चीज तय है, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता है। और अनिश्चितता है तो इसका मतलब यह है कि हर बार, यह ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इस बार थोड़ा ज्यादा हुआ। इससे पहले भी आप लास्ट ईयर जो बच्चे अपीयर हुए होंगे या लास्ट ईयर 22 में 21 में पूछिए, उन्होंने भी ये बात कही कि सर थोड़ा अलग लग रहा था। ये यूपीएससी ना बड़ी गजब की चीज है। मैं हमेशा कहता हूं इसका फुल फॉर्म होना चाहिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जगह अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन, उल्टा पुल्टा सर्विस कमीशन। आप सोचिए, जैसे ही कोई क्वेश्चन पूछता है लड़के उस दिशा में पढ़ने लगते हैं और कोचिंग वाले उसी चीज को पढ़ाने लगते हैं। तो यूपीएससी कहता, आओ बेटा तुम डाल में पात पात। तो फिट किसको बनना है? आपको बनना है। अब रोल क्या है और क्या करें? तो अनसर्टेनिटी है, ये तो तय है।
अब पीटी 2023 जो हुआ, इसमें कोई शक नहीं है कि ये ट्रेंड बहुत अजीबोगरीब था। ये ट्रेंड बनना नहीं चाहिए यूपीएससी के पेपर का। ये जो एक अभ्यर्थी एक सामान्य प्रक्रिया को लेकर चलता है कि ये पढ़ना चाहिए, उसके साथ न्याय तो नहीं हुआ, क्योंकि आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन ज्यादा थे, कुछ इररिलेवेंट क्वेश्चन ज्यादा थे। उसको पूछकर आप कौन सी एनालिसिस जानना चाह रहे हैं। और यह भी याद रखिए, प्री एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। भाई वो तो 10 लाख लोग हैं, उनमें से उसे कितना लेना, 10-11 हजार लोग लेने हैं। क्वालिफाइंग टेस्ट, आपकी एप्टीट्यूड का टेस्ट, आपकी राइटिंग का टेस्ट, आपका पर्सनालिटी टेस्ट तो मेंस और इंटरव्यू में होता है। ये तो स्क्रीनिंग टेस्ट है, स्क्रीन आउट टेस्ट है। और जब आप इतनी भीड़ में से स्क्रीनिंग टेस्ट इस लेवल का कर रहे हैं, तो आप किस तरह का सिविल सर्वेंट चाह रहे हैं। तो ये रही यूपीएससी की बात। पहली गलती अगर कहें तो यूपीएससी को हम ये जरूर कहेंगे, चाहे अनुवाद को लेकर दिक्कत हो, हिंदी इंग्लिश के डिफरेंसेस को लेकर, चाहे जो पैटर्न बनाना चाहता है, ये किस तरह के क्वेश्चन से किस तरह के ऑफिसर्स चाहता है, इनको एक बार कमेटी जरूर बैठानी चाहिए। क्योंकि हमेशा केवल अभ्यर्थी, सीरियस एस्पिरेंट भी उतना गलत नहीं है अगर उसके दिमाग में और तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आया है। अब यूपीएससी सुधरती नहीं, इस बार पिछले बार से भी ज्यादा टफनेस हुई। बड़ा अजीब सा महसूस हुआ पेपर को देख के। उसका कारण यह था कि बेटा 46 क्वेश्चन ऐसे थे जो जिनमें क्वेश्चन ऐसे पूछा गया, केवल एक सही, केवल दो सही, तीनों सही, दो सही, चार सही, जो भी है, पेयर्स, युग्म के हिसाब से। अब जब युग्म वाले क्वेश्चन पूछे गए, आपको सब पता होना चाहिए। हुआ ये, इसमें जो एलिमिनेशन प्रोसेस था वही एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेट हम नहीं कर पाए। और ये 46, समझ रहे हो, आउट ऑफ 146 क्वेश्चन अगर ऐसा दिया गया और उसके ऑप्शन ऐसे दिए गए। आपने सुना होगा, कई लोग कह रहे हैं सर ऑप्शन ज्यादा टफ था क्वेश्चन से। और सही में कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने से लगते हैं कि चलो ये तो हो ही जाएगा। मैं कई सारे एग्जाम्पल दे सकता हूं। कुछ जो सबसे सिंपल मैप बेस्ड क्वेश्चन थे, तो एक तरफ कहीं यूक्रेन के विवादित क्षेत्र पूछ रहा है जो सिंपल है, काचीन जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है जो म्यांमार में है, पता होना ही चाहिए, लेकिन उसी में तीसरा टिग्रे के बारे में पूछ दे रहा है। अब ये टिग्रे अभी तो न्यूज में नहीं था, 2022 में तो न्यूज में नहीं था, 23 में तो न्यूज में नहीं था, लेकिन पिछले कई सालों से न्यूज में है। एक डेकेड हो चुका है, 2 डेकेड हो चुका है। अब 20 साल पूरा हुआ, कहीं चर्चा हुई इसलिए पूछ दिया गया। तो कहने का मतलब यह है, तो तीसरा भी पता होना चाहिए तब आप आंसर दे पाते। इस कारण ये टफनेस लेवल बहुत चली गई। एलिमिनेशन प्रोसेस ऐसे क्वेश्चन में तो काम नहीं किया। दूसरा, 15 क्वेश्चन एक तरह से एसर्शन रीजनिंग, जो हमारे जमाने में जब हम लोग एग्जाम देते थे तो आता था और बड़ा लॉजिकल होता था, लेकिन पिछले 10 सालों से ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था, तो लोगों ने इसकी प्रैक्टिस नहीं की थी। यह भी टफनेस हुई। और कुल मिलाकर यह देखा गया कि इस बार की रियल पिक्चर यह थी कि जो इजी क्वेश्चन जो गलत नहीं होने चाहिए थे, वो 25 से 30 क्वेश्चन ही ऐसे थे। और इतना तो करना चाहिए था, ना किसी कोचिंग पे, ना किसी व्यक्ति पे, ना किसी एस्पिरेंट को इस पे डाउट होना चाहिए। इतना क्वेश्चन आसानी से किया जा सकता था। ठीक है, उम्मीद है आपने इतना किया होगा। लेकिन समस्या यह है कि सर मेरिट क्या जाएगी? तो मेरिट यह भी तय है कि लास्ट ईयर जो मेरिट गई थी वो अबाउट 88 मार्क्स गई थी जनरल कैटेगरी की। आप मान के चलिए कि कम से कम ऊपर तो जाएगी नहीं, प्लस माइनस नहीं करना है, केवल -4 to 5 मार्क्स मेरिट जाएगी। मतलब आप ये कहिए कि 83, 84 के आसपास सिलेक्शन हो जाएगा, पीटी निकल जाएगा। ये 80 भी हो सकता है, लेकिन 84 प्लस नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं रेंज बड़ा करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि 80 से लेकर 84 तक के बीच में इस बार पीटी हो जाएगा। क्योंकि यही पेपर सबके पास है, केवल आपके लिए नहीं ये कष्टदायी था। जिसने भी दिया, चूंकि इस प्रोसेस से उसको बड़ी दिक्कतें हुई, और पहले अटेम्प्ट में अगर आप कहीं इसके आसपास हैं तो आपको कॉन्फिडेंट फील होना चाहिए। 80 से 84 में आप सेलेक्ट हैं, पेपर
निसंदेह बड़े अजीब तरीके से किया गया था, लेकिन याद रखना है कि कंपटीशन आप लोगों के बीच में ही है। ये जो मार्क्स आएंगे, अब लड़के मेरे से देख रहा हूं बहुत परेशान हैं कि सर अब करें क्या, हम क्या करें और क्या करें। तो दो तरह के कैंडिडेट हैं। एक मैं कहूंगा वो सीरियस कैंडिडेट जिन्होंने वास्तव में पढ़ाई की थी और जिनको लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। पेपर का पैटर्न अलग था, टफ था, और कुछ क्वेश्चन पे मैं फिर कह रहा हूं इररिलेवेंट था। ये क्यों पूछा जाना चाहिए, समझ से परे है, लेकिन पूछा गया है और पूछ दिया गया है, तो ऑब्वियसली हमें वो तैयारी का लेवल, मतलब आगे क्या करें मैं उस चर्चा में आऊंगा। दूसरा, कुछ हमेशा कुछ नॉन सीरियस कैंडिडेट भी होते हैं जिन्होंने एक सरसरी निगाह से तैयारी तो की, वो सब कुछ करते हुए यूपीएससी को भी कहते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं। तो सब कुछ करते हुए और यूपीएससी भी तैयारी करें तो वो बहुत सीरियस एस्पिरेंट नहीं माने जा सकते। अब दो पार्ट और आते हैं। लोगों ने ऑब्वियसली कोचिंग संस्थान है जो पढ़ा रहे हैं, जिनके यहां लड़के विश्वास करके जाते हैं, भाई इन्होंने भी इस तरीके से नहीं सोचा था। अब इन पे भी यक्ष प्रश्न, इन पे भी क्वेश्चन उठने लगा। इनकी भूमिका लोगों ने, मैं तो ये देख रहा था, मैं पहले दिन क्लास ले रहा था, उसमें कई लोगों ने कहा सर कि आप भी बैठ जाएं या कोई और भी टीचर बैठ जाए। कुछ लोग तो यहां कह रहे हैं सर यूपीएससी बोर्ड का मेंबर बैठ जाए तो खुद 25 क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। गलत नहीं बोल रहा है वो, लेकिन स्टूडेंट एक जनरलिस्ट है, उसे सब पढ़ना है, और टीचर क्या है, वो स्पेशलिस्ट है, वो अपना पार्ट जरूर करे। अगर नहीं कर रहा तो उस टीचर पे जरूर डाउट करो, है ना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहां जो सबसे बड़ी आपकी जिंदगी की बात है, एस्पिरेंट की है। और जैसा ये कहा गया कि एस्पिरेंट क्या करे सर, हमने तो कह दिया यूपीएससी का ट्रेंड बदल गया, उसने तो इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछ दिए, लेकिन किसी का 1 साल चला गया, उसकी सोचो जिसका लास्ट अटेम्प्ट था, और हो सकता है वो ऑलरेडी इंटरव्यू दिया हुआ हो, और इस बार उसका प्री डाउटफुल हो गया होगा। और अगर प्री फंस गया, प्री नहीं हुआ और उसका लास्ट अटेम्प्ट है, तो सोचो उस बेचारे का ड्रीम एम जिसने अपने 6 साल दिए होंगे, और वो सीरियस एस्पिरेंट था, ऑलरेडी एक बार इंटरव्यू दे चुका था। मेरे पास 3 बच्चे ऐसे आ चुके हैं, 2 लड़के और 1 लड़कियां। तो अब ये अनसर्टेनिटी है, इसको लेके चलो, यू कैन नॉट चेंज। तो अब एस्पिरेंट करे क्या? जो सीरियस कैंडिडेट हैं, जो पहला अटेम्प्ट हो या जो 4-5 अटेम्प्ट दे चुके हो, उनके लिए एक ही बात कहूंगा, अगर अच्छा नहीं हुआ तो इसे आपदा समझें। डिजास्टर बार बार नहीं आता। कोविड आया, हम लोगों ने, किसी पीढ़ी ने नहीं सोचा था, इतना शॉकिंग रहा, लेकिन उसके बाद हम उबर गए। इसे आपदा समझिए और आपदा समझ के आगे बढ़िए। और याद रखिए, ये पेपर यूपीएससी बोर्ड ने बनाया है। यूपीएससी बोर्ड ने जो बनवाया है या बनाया है, उसके बाद आप ही में से इसमें से 10,000 लड़के सेलेक्ट होंगे। कोई बाहर किसी जगह से नहीं आएंगे। जो सेलेक्ट होगा, ये पेपर किसी सुपरमैन या स्पाइडरमैन ने नहीं बनाया है। इसी तरह जो सेलेक्ट होगा वो सुपरमैन स्पाइडरमैन नहीं होगा, आप कॉमन मैन, आप ही लोगों के बीच से होगा। आप वहां क्यों नहीं होंगे? वो गट्स पैदा करो ना। मैं सीरियस कैंडिडेट के लिए कह रहा हूं भाई, ठीक है, माना पेपर इररिलेवेंट था, कुछ क्वेश्चन इररिलेवेंट थे, पैटर्न बदल दिया, क्या चाहता है यूपीएससी, इस क्वेश्चन से पूछ के क्या होगा, जो पैटर्न उसमें लड़िए आप। हाँ बोलिए सर, इस बार वाली आपदा से क्या अवसर निकाले जा सकते हैं? वेरी गुड, इसीलिए कह रहा हूं, तुमने मेरी बात को शब्द दे दिया। आपदा थी, ये ट्रेंड नहीं है, ऐसा ही होगा ऐसा हम क्यों सोचे? जब पहले ट्रेंड नहीं बनने दिया तो आगे भी ट्रेंड नहीं बनने देगा। अब अवसर ये है, इससे ये देखना है कि सर, और यही जो बच्चे पूछ रहे हैं, सीरियस बच्चे, जिसके लिए मैंने सीरियस शब्द लिखा, कि सर अब पढ़ें क्या? सर सबने कहा था एनसीईआरटी पढ़ो, हमने पढ़ा, पीआईबी फॉलो किया, द हिंदू रगड़ मारे सर, हम 365 पढ़ डाले, खूब टेस्ट लिखे, ये सारी प्रोसेस जो बताई गई, मैं तो सीरियस कैंडिडेट हूं, मैंने किया, जैसे आप 5वें अटेम्प्ट में हैं। लेकिन यहां पर अब एक चीज बड़ी साफ आती है, जो पहला पॉइंट है। पहला पॉइंट यह है कि आप एक एक्सटेंडेड, मतलब एक विस्तारित स्टडी को देखें, विस्तारित अध्ययन करें,
कहने का मतलब आप अपनी अप्रोच को, जो पढ़ाई, जो सिलेबस है, इस बात को समझा दें, जो पाठ्यक्रम दिया गया है, जो सिलेबस है, इस सिलेबस को बेटा इसके हर पॉइंट पर आप बेहतर पकड़ रखें, पूरी कवरेज अपनी मजबूत करें। सेलेक्टिव होने का दौर गया। द वेरी फर्स्ट पॉइंट, आपने कहा ना बेटा आपका पहला अटेम्प्ट है। आप पहले क्या होता था मैं बताता हूं। कहा जाता था कि चलिए आपका अगर कुछ कमजोर, साइंस टेक छोड़ दो, कल्चर छोड़ दो, बाकी जो मेन एरिया है उसको पकड़ लो। लेकिन इस बार पॉलिटी में जो 4 ऑप्शन दिए गए, राष्ट्रपति वाला जो क्वेश्चन था, 2 आयाम तो सिंपल था, तीसरा क्वेश्चन पूछ दिया पौंडीचेरी और केरल की सीट को लेकर, विधायकों के वोट की कीमत को लेकर। कैसे कर पाओगे? तो कहने का मतलब यह है कि पॉलिटी इजी थी, लेकिन वहां के तो फंस गए। जबकि साइंस के कुछ क्वेश्चन हो सकता है सीमित सी नॉलेज अगर आपने मेहनत की होती तो वहां से हो जाता। तो कहने का पहला मेरा आपका यह है कि अब आप जो आपका पाठ्यक्रम है उसको बहुत बढ़िया, उस पर जो पकड़ हो वो आप अधिक से अधिक, अधिकांश भाग पर पढ़ाई करें। अगर आपको कोई गाइड कर रहा है और सेलेक्टिव होने की बात कर रहा है तो मैं केवल 22 की नहीं, मैं 19 से लेकर 23 तक के पेपर के लिए कह रहा हूं कि आप देखेंगे जिसने एक्सटेंडेड स्टडी की होगी, जिसने थोड़ा विस्तारित तरीके से चीजों को पढ़ा होगा, वो ज्यादा अच्छा कर पा रहा होगा। तो सिलेबस के हर पार्ट पे आपको करना है। एक और उदाहरण देता हूं जो बड़ा सिंपल है। पहले मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ ली जाती थी, पढ़ा दी जाती थी और माना जाता था मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आएगा। लेकिन हुआ क्या? इस बार मॉडर्न हिस्ट्री 2 या 3 क्वेश्चन रह गए और एंशिएंट हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन आ गए। इसका मतलब यह है, यही मैं कहना चाहता हूं, उदाहरण समझाना चाहता हूं। इसका मतलब यह है कि सिलेबस में अगर यूपीएससी ने मेंस का प्री का सिलेबस देखी और अगर उसने कहा है तो वहां अब आपको एक विस्तारित तरीके से पढ़ने की जरूरत है। और पढ़ने की जरूरत है, इसका मतलब आपको पहले से ज्यादा समय देने की जरूरत है। ठीक है? सेलेक्टिव वाला मेजर कम हो गया। दूसरा पॉइंट यह भी देखा गया कि ज्यादातर हम वो पढ़ते हैं जो इजी होता है। कोचिंग मटेरियल या कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसी मशहूर पॉपुलर बुक्स और मैगजीन देखी मैंने, जो बड़ा अच्छा दिखता है, लेकिन यूपीएससी वो चाहता नहीं है। हमें यह देखना है कि यूपीएससी के अकॉर्डिंग क्या है। हम ये ना देखें कि किस पे बच्चे अट्रैक्ट हो रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिए। पॉपुलिस्ट अप्रोच छोड़िए। कोई अगर कहता है एनसीईआरटी मत पढ़िए, उसकी भाषा टफ होती है। कोई ये कहता है कि नहीं मेरे ही मटेरियल से हो जाएगा। यूपीएससी कॉन्सेप्चुअल, अप्लाइड और इंफॉर्मेटिव हर तरह के क्वेश्चन पूछ रही है। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि यह जरूर देखना चाहिए कि आप जिस सामग्री को पढ़ रहे हैं उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है, क्या वो सही ट्रेंड के हिसाब से यूपीएससी की अप्रोच को पकड़ रही है कि नहीं। जरूरी नहीं है कि जो पॉपुलर हो वो सही भी हो, उचित भी हो। कई लोग आर्ट ऑफ लिविंग पे ज्यादा जोर देते हैं आर्ट ऑफ स्टडिंग के बजाय। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया शब्द कहा। तो हम केवल चीजों को अगर इतना ही इजीली कैच करना होता यूपीएससी को तो ले लेता। हम हल्की हल्की बातें पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चों में, आप सब में एक थिंकिंग एबिलिटी, एक विजन पैदा होना चाहिए, एक एप्टीट्यूड पैदा होना चाहिए कि अगर कोई कोचिंग पूछा, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि कोचिंग से जो है अब सोचिंग की जरूरत है। एक ऐड भी आता है ना किसी का, ये डेवलप करना पड़ेगा। जब आप कुछ भी लिखे तो उसमें क्वेश्चन खुद से निकालिए, और जब आप ये प्रोसेस से गुजरेंगे तो जो क्वेश्चन इस बार आपने देखे, इस तरह के चीजों पर आप देखेंगे कि कई ऐसे क्वेश्चन जो नहीं आते वो भी सही कर रहे हैं। क्योंकि मैंने कहा ना 30 क्वेश्चन तो आसान थे जो आपने भी किए। अगले 10 क्वेश्चन पकड़ने के लिए भाई सबने मैटर वही पढ़ा होगा, लेकिन जिसने ठहराव से पढ़ा होगा, जिसने कॉन्सेप्ट को देखा होगा, जो चीजों को ये जोड़कर देख सकता हो, इंटरडिसिप्लिनरी तरीके से पढ़ा होगा, वो 10 से 12 क्वेश्चन कर लेगा और जो करेगा वही 42 प्लस में पहुंच जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब है ठहराव के साथ। और अब
इसके लिए मैं तीसरा वो बोलता हूं कि केवल रीडिंग, हम लोग बार बार कहते हैं रीडिंग कर लो, रीडिंग की जरूरत नहीं है, केवल एक डीप रीडिंग की जरूरत है। और डीप रीडिंग का मतलब है कि उसके कॉन्सेप्ट और उसका जो एनालिसिस है, इसे बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, फिर पूछना। एग्जांपल ये है, एनसीईआरटी तो पढ़े होंगे। अब एनसीईआरटी केवल पढ़ो मत, हर टॉपिक के बाद में आप देखे होंगे कि कुछ क्वेश्चन पूछता है। कोशिश करो पेंसिल लेकर ही, नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं, लेकिन पेंसिल से ही जो क्वेश्चन पूछा गया उसके की पॉइंट यहां आंसर लिख दो। उससे पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन का मेन जो एसेंस था, क्या पूछना चाहता है, और जो मेन पॉइंट है वो आपकी समझ में है या नहीं। आपको आश्चर्य होगा, कुछ क्वेश्चन पॉलिटी के और हिस्ट्री के इस बार ऐसे पूछे गए जो कोई जवाब लक्ष्मीकांत या कोई कोचिंग की किताबें नहीं देती, लेकिन एनसीईआरटी में है। आप 11th की एनसीईआरटी देखिए, मतलब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का क्वेश्चन जो पूछा गया। हां, अब आप खुद देखिए कि कैसा वो क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन होने लायक था। तो कहने का मतलब यह है कि तीसरा, हम केवल कहते हैं रीडिंग करो, राइटिंग करो और उसको सोचो, लेकिन अब उसके साथ साथ राइटिंग के लिए थोड़ा जो भी लाइन में आपको कॉन्सेप्ट या कुछ एनालिसिस दिखे उस पर फोकस ज्यादा कीजिए, ये जरूरी है। और चौथा पॉइंट जो कंटेंट को लेकर है, ले देकर आप चीजें तो जो रेफरेंस बुक हैं, केवल पीडीएफ से मत चलिए। एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, 9 to 12 की एनसीईआरटी जरूर से जरूर पढ़िए, और उसके साथ साथ जो मैं पहले ही कह चुका हूं, लिखिएगा साथ में आंसर। और जो इंपॉर्टेंट बुक है, अगर उसकी रेफरेंस बुक है कोई, तो उस रेफरेंस बुक को साथ लेकर चलिए, पढ़ने की आदत डालिए। यूपीएससी चाहती है कि अब ये जो एक दो लाइन पढ़कर सोचते हैं कि वो कर लेंगे, उनको थोड़ा सा दूर कर रही है। ये मेंस के हिसाब से मैं ज्यादा बता रहा हूं। और जब आप ये कर लेंगे रेफरेंस बुक के साथ, और इसी के साथ पांचवा पॉइंट है, क्योंकि सीसेट भी बहुत टफ था इस बार, आपको आश्चर्य होगा, मेरिट निसंदेह कम जाएगी, क्योंकि जीएस में तो जो हुआ, सीसेट में जो हुआ वो और गड़बड़ था। मेरे कुछ बच्चे ऐसे आए जो 100 के आसपास जीएस में स्कोर कर रहे हैं लगभग, लेकिन सीसेट वो क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछा गया उसकी टफनेस अलग लेवल की थी। वो थोड़ा वो मैनेजमेंट कैट के लेवल पे पहुंचा दिया। और हमारी एक आदत पड़ गई थी बच्चों की कि वो मैथ रीजनिंग करते, कॉम्प्रिहेंशन नहीं करते थे। कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने की आदत, और आपने जैसे कहा पहला अटेम्प्ट है, आप देखिए, आप ना एक न्यूज़पेपर पढ़ने की, आर्टिकल पढ़ने की खुद से आदत डालिए। जब आदत डालेंगे, ये रीडिंग एक बड़ी अच्छी एबिलिटी होती है, आप खुद तब एनालाइज कर पाएंगे। किसी ने यूट्यूब पे पढ़ा दिया, किसी और ने पढ़ा दिया, आप सुनकर जितनी बात करेंगे उससे अच्छा जब खुद रीडिंग करेंगे। तो एक काम जरूरी है कि रीडिंग कैपेबिलिटीज बढ़ाइए, एक न्यूज़पेपर कोई हो, और उसमें ज्यादा नहीं तो एडिटोरियल जरूर पढ़िए, और एडिटोरियल पढ़कर इन्फ्रेंस निकालिए, कंक्लूजन निकालिए। हो सकता है मैंने वो आर्टिकल लिखा हो सकता है किसी प्रकाश सिंह ने आर्टिकल लिखा, हो सकता है किसी सी उदय भास्कर ने आर्टिकल लिखा हो, प्रकाश पंत ने आर्टिकल लिखा, उनकी अपनी समझ होगी ना। तुम भी देखो पढ़कर कि इस मैटर, इस जो लेख है, जिस संपादकीय जिस विषय पर है, उसका पूरा निचोड़ क्या है और तुम्हारा निर्णय क्या है, ये सोचना शुरू कर दो। ठीक है, ये प्री में भी काम आएगा, मेंस में तो आएगा ही आएगा। हाँ, कुछ पूछ रहे हैं आप? हिंदी में कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करें या इंग्लिश में, क्योंकि हम हिंदी मीडियम के अभ्यर्थी हैं, हिंदी का कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा कठिन लगता है। तो अभी से हम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ के कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करें या फिर इंग्लिश का ही देखें? देखो, इसमें अगर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंफर्टेबल हैं तो ये दुर्भाग्य है, और मुझे कहना पड़ रहा है, क्योंकि यूपीएससी खुद कहती है कि हिंदी इंग्लिश में अगर कोई भेद हुआ तो इंग्लिश को प्रेफर किया जाएगा। अगर आप कंफर्टेबल हैं, मेहनत कर सकते हैं और इंग्लिश पढ़ सकते हैं तो आप इंग्लिश कीजिए। दुर्भाग्य है कि इंग्लिश में पेपर बनता है, उसका ट्रांसलेशन होता है,
और तब हिंदी बनती है, और हिंदी तब बनती है तो आप जो कॉम्प्रिहेंशन का जो थीम होता है वो मर जाता है, क्योंकि वो मैन्युफैक्चर्ड होता है, आर्टिफिशियल होता है, मैकेनाइज्ड होता है। तो मैकेनाइज्ड होने के कारण वो जो एक साहित्य की भाषा होती है वो मर जाती है, इसलिए निष्कर्ष में दिक्कत आती है। सच्चाई यह है कि यूपीएससी को सोचना चाहिए, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि बस उम्मीद कर सकते हैं, सुधरना आपको है, हमें है। तो इसलिए आप एकदम अगर कर सकते हैं तो इंग्लिश में कीजिए, नहीं तो हिंदी में प्रैक्टिस कीजिए, और उसके लिए न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़कर थोड़ा देखिए। आपकी रीडिंग कैपेबिलिटी जब बढ़ेगी तो पढ़कर पैसे से निष्कर्ष निकालने की क्षमता भी बढ़नी चाहिए, ठीक है। और जैसा मैंने कहा कि अब एक समय आ गया है सोचने का, अगर आपकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं है, अगर आपको लगता है, जैसे कई बच्चे आए, सर मैं क्या करूं, अगर आप नहीं लड़ सकते, ये तय नहीं है कि आपका हो ही जाएगा, मैंने कहा कि अनसर्टेनिटी है, तो आप प्लान ए के साथ प्लान बी की तरफ बढ़िए। लेकिन याद रखिएगा, प्लान ए माने आपका यूपीएससी, प्लान बी माने साथ में कुछ जॉब। लेकिन याद रखिए, जब दो चीज लेके चलेंगे तो अनसर्टेनिटी और बढ़ेगी। लेकिन यह भी एक सही निर्णय है, प्रैक्टिकल है, प्रैग्मेटिक है, कि अगर आपके हालात इस तरीके से हैं कि आपकी सर्वाइवल की दिक्कत है, अनसर्टेनिटी को देखते हुए कम से कम प्लान बी तैयार रखिए। लेकिन जो इसको फोकस किए हैं और उनके पास ऑलरेडी नहीं करना है, तो डरो मत कि सर अब क्या पढ़े, मैं तो बहुत अच्छे से पढ़ा था, सर मैं 4 जगह टेस्ट दे रहा था, सब जगह टॉप कर रहा था। तो याद रखिए, कोचिंग का टेस्ट और यूपीएससी का जो पेपर होता है उसमें अंतर रहेगा हमेशा। आप देखे होंगे जो सबसे पॉपुलर टेस्ट सीरीज है वहां से कुछ नहीं मिलेगा। यूपीएससी का एक अपना एसेंस है, एक अपना टेस्ट है, उसको पकड़िए ना। और उसको पकड़ने के लिए इसलिए मैंने कहा, जो यूपीएससी को चाहते हैं क्रैक करना, वो डरे नहीं। ठीक है, हो गया, अब हो गया तो लर्निंग है ना। इतिहास क्या सिखाता है? अपनी गलतियों से सबक लेना। अब कई लोग ये कह रहे हैं नहीं गलती तो हुई नहीं, हम तो खूब पढ़े। अब इसको लेके क्या करोगे? आप खुद को एब्यूज करते रहिए, कोचिंग वालों को, टीचरों को, यूपीएससी को, इससे रिजल्ट मिलेगा क्या? हमें इसी में फाइट करनी है ना। और अगर मैं बहुत रियल पिक्चर बोल रहा हूं, आपको आश्चर्य होगा, जो टोटल रिजल्ट है हिंदी माध्यम का, आपने सुना होगा एक बड़ी अच्छी खबर है कि इस बार 50+ हो गया, और कुछ झूठे बोल रहे हैं कि अभी तक के इतिहास में सबसे ज्यादा। ये महाफर्जी है। मैं आपको बताऊं, 2013 में अपने यहां से ही 70 रिजल्ट तो अपने यहां से थे। इसका मतलब यह है 2010 2009 में तो मतलब आप सोचिए, 3rd रैंक, 9th रैंक, 20th रैंक, ये सब हिंदी मीडियम के थे। और इस बार क्वांटिटी, लेकिन यह भी तय है कि अगर हम 17 से लेकर 22 को देखें तो 23 में निसंदेह जो रिजल्ट आया, मतलब 2022 का रिजल्ट आया, तो 50+ क्वांटिटी तो अच्छी है और ये होप है ना। लेकिन ये कि ये झूठ बनना था ना कि नहीं अभी तक का बेस्ट है, ये महाबकवास है। यूपीएससी की साइट पे सब पड़ा होगा, जाकर देख लीजिए। ये खासकर उन बच्चों को जो केवल सोशल मीडिया द्वारा संचालित होते हैं, उनके लिए बोल रहा हूं कि ये आप देखेंगे 2008, 9, 10 और 13 का रिजल्ट, तब दिखेगा हिंदी मीडियम क्या था। और टॉप 100 में 8-8, 9-9 बच्चे होते थे। तो एक समय है, लेकिन हां क्वांटिटी बढ़ी। अब तो जो यूपीएससी के लिए अपने आप को रखे हुए हैं, इसी फील्ड में लड़ना है, तो ले दे के रिसोर्स, जैसा मैंने कहा, हम कोई नई चीज नहीं बता देंगे भाई। जो तंत्र है, जो व्यवस्था है, जिसमें ये सारे लोग कर रहे हैं, उसी में आना, उन्हीं चीजों से निकालना है। रिसोर्स ले दे के वही है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस सेशन में आपने जो क्वेश्चन पूछा मैं बता दूंगा, नहीं ये बुक पढ़ लो, लईक अहमद उठाओ और उसमें से कल्चर वाला पार्ट पढ़ लो, वहां पर ये क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन के कारण मैंने आपका एक तरह से क्या किया, आपकी अप्रोच को, आपके समय को मैंने ध्वस्त कर दिया। ले दे के वही है बेटा, एनसीईआरटी है। जो भी आपके पास अवेलेबल नोट्स हैं, उस नोट्स को बार बार पढ़िए। एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से, जैसा मैंने कहा, पढ़िए। न्यूज़पेपर पर नजर रखते हुए, और केवल करंट नहीं,
पिछले 3 साल से यूपीएससी करंट की जगह कॉन्टेम्परेरी इश्यूज पूछ रही है। जैसे मैंने टिगरे का एग्जांपल दिया, ऐसे बड़े सारे एग्जांपल हैं जो पिछले 10-20 साल की घटनाएं हैं उससे भी पूछ रहा है। आप कहेंगे सर 10-20 साल का हम कैसे जाने? तो 10-20 साल पहले की जो मशहूर घटना है उसके 10 साल या 20 साल पूरा होने पर कहीं ना कहीं कोई बैठक होती है, कोई चर्चा होती है कि आउटपुट क्या निकला, तब ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो कॉन्टेम्परेरी इश्यूज को पकड़िए, पीआईबी जैसी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जैसी साइट को लेकर जो ऐसे एरियाज हैं जैसे इन्वायरमेंट है, एग्रीकल्चर है, देखिए एग्रीकल्चर से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, रूरल डेवलपमेंट है, रिन्यूएबल एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी से देखिए दो क्वेश्चन आए हैं। तो ये सारे ग्रीन हाइड्रोजन से, अब सबने पता था कि ग्रीन हाइड्रोजन आएगा, लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन से इस तरह से आएगा नहीं किया, और नहीं किया तो सोचना है। तो कुल मिलाकर आपके पास मैटर वही है, लेकिन इन मैटर्स को लगातार सबसे पहले रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन ये करते रहिए। टेस्ट जरूर दीजिए, बार बार दीजिए। और पहले भी बोला कि किसी कोचिंग के क्वेश्चन के पैटर्न से अलग यूपीएससी आएगा। अगले साल हो सकता है आप फिर सरप्राइज हो सकता है आप अरे सर गजब इजी हो गया सर, अच्छा दिन भी आएगा, है कि नहीं? क्योंकि अच्छे दिन आने वाले हैं भाई, आएंगे। तो अच्छे दिन आने वाले हैं। और दूसरा चीज हो सकता है इससे भी टफ हो, तो फिर आप कहेंगे कि सर इससे अच्छा मेरे बुरे दिन थे वही लौटा दीजिए, है ना। लेकिन तैयारी जब आप इसमें आए हैं, ले देकर देखो है क्या। हमारे पास किताब हो सकती है, नोट्स हो सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन पेपर हो सकते हैं, टेस्ट सीरीज हो सकती है, करंट के लिए न्यूज़पेपर और मैगजीन हो सकती है, और कुछ वेबसाइट हो सकती है तो ये रिसोर्स ना। सबसे पहले स्टक करो अपने रिसोर्सेज को, बहुत ज्यादा फैलाने की जगह सीमित करो, लेकिन उसे डेप्थ से पढ़ो। सीमित करो रिसोर्स मतलब ये नहीं कहना कि सर आपने कहा था एक्सटेंडेड स्टडी, अरे सारे आयाम पढ़ो, लेकिन एक ही चीज पे 10-10 किताबें मत लाओ। एक मैं हमेशा कहता हूं, एक बुक 5 बार पढ़ो, यस फार्मूला, लेकिन 5 किताब ले ली और एक बार पढ़ा, दिस इज नो फार्मूला, फेल फार्मूला। पढ़ो, उसके अंदर गहराई से पढ़ोगे तो अपने आप पता चलेगा। और कई क्वेश्चन इस बार भी ऐसे थे, इस 46 क्वेश्चन युग्म वाले, 15 क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग वाले, 61 हो गए, 39 बचे। 39 में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें थोड़ा हम लॉजिक लगाते तो निकल सकता था। तो कंक्लूजन ये है, चाहे फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हों चाहे कई अटेम्प्ट वाले हों, बेटा इस बार ट्रेंड निसंदेह बड़ा खतरनाक था। दुनिया की कोई ताकत मेरिट पिछले साल से अधिक नहीं कर सकती, और कम करना ही करना है। 82, 84 कहीं होना चाहिए। सीसेट जिस तरह का पेपर रहा उस कारण मेरिट और लो जाएगी। जीएस का तो पेपर था ही टफ अलग, और सीसेट ने उसमें और क्या किया, एक जोड़ दिया कि मेरिट कम हो जाए। लेकिन हम क्या करें, अब हम क्या पढ़ें? सर ये तैयारी कैसे होगी? हमने तो ये पढ़ा था, आपने तो ये नोट्स दिया था, कोचिंग वाले ये करते हैं, यूपीएससी ऐसी है। आगे बढ़ो, अगर बनना है बहुत सिंपल है। एक मेरा स्टूडेंट था, 38 रैंक लाया था 2017 में, शैलेंद्र इंदौलिया। वो हमेशा कहता था कि पढ़ो, पढ़ने से हो सकता है कि एक बार ना हो, 2 बार ना हो और अगली बार हो जाए, लेकिन अगर नहीं पढ़ोगे तो ये तय है निश्चित ही नहीं होगा। तो तुम लोग वही, अब प्रॉब्लम क्यों कोसे? हो गया दिन, दुर्भाग्य था, और हर कोचिंग वाले को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। हमारे पास जितने बच्चे हैं, अगर उसमें हम सक्सेस नहीं दे पा रहे हैं, मेरा रोल है। जिसके पास ज्यादा बच्चे उनको ज्यादा सोचना चाहिए। मैंने फिर कहा, हंसी खुशी मोटिवेट कर देना, चुटकुले सुना देना, एक मजा आता है, मोटिवेशन आता है। लेकिन यूपीएससी केवल यही नहीं है, ये बीच बीच में होना चाहिए। रियल पिक्चर को समझिए, और अगर आप चाहते हैं कि इस ब्यूरोक्रेसी का पार्ट बने, सिविल सर्वेंट बने, तो ऑब्वियसली आपको मजबूत होना होगा। फेल ठीक है, इस बार प्री फेल, एक आप फेल हो गए ये नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं, एक बड़ा अच्छा कोट है, अब मोटिवेट भी कर देते हैं भाई। क्या? हार जाना एक एक्सीडेंट, एक प्रोसेस है, लेकिन हार मानना ये फेल्योर है। ठीक है, इस बार हुआ, किसी कारणवश हार गए, लेकिन मन से जो हार गया ना,
हार मान ली, तुम खत्म हो। इसलिए आप मान के चलिए कि इस बार चैलेंजेस रहा। याद रखिए, इस बार जो टॉपर लड़की है वो भी अपने पहले अटेम्प्ट में प्री नहीं पास की थी। अगर वो यही कहती रहती हो, पिछली बार तो उसके लिए आसान था, है ना। अगर हम 21 की बात करें, उसका नहीं हुआ, 22 में प्री निकालती है तो साथ में टॉप करती है। थोड़ा ऐसे लोगों से भी सीखिए, ठीक है। थैंक यू।